अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये जो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके बारे में लोगों के माइंड में क्या क्या मिसकंसेप्शंस मिथ्स होती हैं और उससे कंसर्निंग फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो मिसकंसेप्शन लोगों को आता है, मुझे क्यों आया था मैं बता देता हूँ। देखो, होता ये है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग पहली बार पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। क्लास 11 में जब आप जाते हैं तो आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट वीक के लेक्चर में ही एटॉमिक थ्योरी में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम की चीज़ घुसा दी जाती है। फिजिक्स में यही चीज़ हम लोग क्लास 12 के लास्ट में पढ़ते हैं और बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं, छोटे से में पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में ये हम लोग 11th के फर्स्ट वीक में पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर बोल लेते हैं कि देखो भाई, हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा सा प्राणी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई तुम इसका मोमेंटम पी और पोजीशन एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, बस मान लो कि मेजर नहीं कर सकते हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि हाइसेनबर्ग कोई थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई अनसर्टेनिटी होता है कि आप इसका मोमेंटम पोजीशन एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान से सुन लो, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर कोई ये मुझे बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता हूँ तो वो गलत है। आप उसके पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन का जब मेजरमेंट करने जाओगे तो आपको एग्जैक्ट कुछ मेजरमेंट मिल जाएगा ऐसा, मान लो 0.53 एंगस्ट्रॉन, या ये नहीं मिलेगा तो 0.60 एंगस्ट्रॉन, ये मिल गया उसका पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मेजरमेंट में ये कभी नहीं होता है कि अच्छा 0.60 तो मिला है, लेकिन थोड़ा सा भाई इसमें ऐसा कर लो कि ये प्लस 0.001 एंगस्ट्रॉन भी हो सकता है या माइनस 0.001 एंगस्ट्रॉन भी होता है। इतना का तो एरर मान लो बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग। तो सबसे पहले तो फैक्ट आप ये समझो कि अनसर्टेनिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बहुत से बच्चों को तो कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये एरर आ रहा गया है, कुछ मेजर करने गए तो वहाँ पे हमें कुछ एरर मिल गया, हल्का फुल्का एरर है, एडजस्ट कर लो उस एरर के साथ। या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपनी लिमिटेशन है, उसकी अपनी औकात है कि भाई इससे ज़्यादा वो अच्छे से मेजर नहीं कर सकता है, तो इतना अनसर्टेनिटी रहेगा। तो बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है दिस इज बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दिस इज रॉन्ग। और सबसे पहले तो ये समझो कि अनसर्टेनिटी इज नॉट द सेम थिंग एज एरर। अनसर्टेनिटी इज नॉट इक्वल टू एरर। एरर होता है आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन से, एरर होता है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया उससे। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, दिस इज एन इनहेरेंट फिनोमेना। ये क्यों होता है ये मैं बता दूंगा, लेकिन इतना तो समझ लो कि अनसर्टेनिटी और एरर सुनने में, देखने में, समझने में लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है। जिस तरह से केमिस्ट्री में हमें पढ़ा दिया जाता है ना कि बेटा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन इसको 0.53 के बदले थोड़ा सा इसमें एरर भी आ जाता है, 53 प्लस 0.001 एंगस्ट्रॉन मान लो। तो बच्चों को शुरुआत से लगने लगता है कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा प्राणी है, उसको कितना प्रिसाइजली आप मेजर कर लोगे, हल्का फुल्का 0.01 एंगस्ट्रॉन का एरर चलता है, क्यों इतना जिद पे उतर आए। लेकिन समझो ये जो अनसर्टेनिटी है ये एरर नहीं है। एरर होता है आपके इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम के कारण, उसके लिमिटेशन के कारण। अनसर्टेनिटी का रीजन कुछ और होता है, इसका ओरिजिन कुछ और होता है। दूसरा जो मिथ बहुत से बच्चों को और बहुत से टीचर्स को होता है वो ये होता है कि ये जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, क्लासिकल फिजिक्स वगैरह में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लासिकल फिनोमेना है ही नहीं, ये क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स में नहीं होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। तो दूसरा फैक्ट समझो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल या प्रेजेंट बोथ इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों में होता है। तो बच्चे कहेंगे सर क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं देख पाते हो क्योंकि जो अनसर्टेनिटी का क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, और एच जो है वो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है क्लासिकल मैकेनिक्स में या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसके कारण जो वेरिएशन हो रहा है, जो अनसर्टेनिटी आ रही है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग सब कुछ का एक एवरेज आउट वैल्यू ले लेते हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में वो उतना अप्रिशिएबल नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम, पोजीशन ये सब बहुत ही छोटा है, वो कंपेरेबल है इस एच क्रॉस के मैग्नीट्यूड के। एच क्रॉस क्या है, h/2 पाई हो गया, वेयर h इज
प्लैंक्स कांस्टेंट, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा अप्रिशिएबल होता है, लेकिन होता दोनों जगह है। अब बच्चे कहें कि सर ये क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे होगा, ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं। तो देखो कैसे होगा, क्यों होगा, मैं डिटेल में आपको अभी समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया से बाहर आ जाओ, आप बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स में आ जाओ। आपको वेव ऑन अ स्ट्रिंग दे रखा है, ऐसा ऐसा एक स्ट्रिंग है, ऊपर नीचे कर रहा है, जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। सिंपल क्लासिकल फिजिक्स है, वेव मैकेनिक्स है। y इज इक्वल टू जो इक्वेशन होता है ना, a cos kx माइनस ओमेगा टी या kx प्लस ओमेगा टी, वही वाला वेव है। बिल्कुल इसमें कोई प्लैंक कांस्टेंट, कोई डी ब्रॉई भाई साहब अब तक कुछ नहीं आए हैं। बिल्कुल आप समझ लो कि आप 16th-17th सेंचुरी में हो, एक क्लासिकल वेव ऊपर नीचे कर रहा है। अब यहाँ पे कैसे अनसर्टेनिटी घुसेगी मैं आपको घुसा के दिखाता हूँ। ये क्लासिकल वेव ऑन अ स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही। क्या आप इस वेव का वेवलेंथ पता कर सकते हैं? बहुत हद तक बिल्कुल पता कर सकते हैं। आप मेजर करके देख रहे हैं कि हाँ भाई ये वाला डिस्टेंस कुछ कुछ कांस्टेंट लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ इसका वेवलेंथ तो मैं पता कर सकता हूँ। आई कैन प्रिसाइजली नो वेवलेंथ लैम्डा ऑफ दिस वेव, जान सकते हैं। मेजर कर लीजिएगा, कुछ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कुछ होगा, प्रिसाइजली आप मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ तो ज़रा इस वेव का लोकेशन कहाँ है। तो कहेंगे कि यार क्या पूछ रहा है, लोकेशन कैसे होगा, वेव तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है या इसके आगे भी हो सकता है, इसका लोकेशन तो अनसर्टेन है। मान लीजिए कि आपका हाथ यहाँ पर है, आप यहाँ से ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो लोकेशन यहाँ से आगे टुवर्ड्स राइट कहीं भी हो सकता है। स्ट्रिंग मान लो कि यहाँ तक है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक फिक्स्ड वॉल है, तो लोकेशन ऑफ वेव तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो वेवलेंथ तो भाई बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि हाँ भाई वेवलेंथ तो मुझे प्रिसाइजली नोन है, लेकिन लोकेशन वो तो आपको पता ही नहीं है। तो इस केस में देखो क्या हुआ, वेवलेंथ इज प्रिसाइजली नोन बट लोकेशन इज नॉट प्रिसाइजली नोन। यानी कि आप इस वेव के लिए कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज प्रिसाइजली नोन बट लोकेशन इज अनसर्टेन। यानी कि अगर हम लोग अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ की बात करें तो ये जो डेल्टा लैम्डा है ये क्या है, ये कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन लोकेशन उसके पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस वेव का लोकेशन कहाँ है। ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन वेवलेंथ भाई मुझे बिल्कुल अच्छे से मालूम है। अब आप एक दूसरा वेव लीजिए, ऐसे झिक 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 यहाँ पे किया और फिर ऐसे चला गया, ये वेव पल्स टाइप का है। या थोड़ा सा और अच्छा बना दें, ये बहुत ज़्यादा गिजबिजा गया है। अब इस वेव में देखो क्या हो रहा है, क्या आपको इसका लोकेशन पता है? पिछले वाले के कंपैरिजन में इसका लोकेशन ज़्यादा अच्छे से पता है। आपको पता है कि भाई वेव जो है वो इसी दोनों पॉइंट के बीच में है, यानी कि लोकेशन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पता है। लेकिन क्या अब इस केस में आपको वेवलेंथ पता है? उतने अच्छे से नहीं पता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेवलेंथ कुछ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे कुछ कम लग रहा है, यानी कि आपने देखा कि एक ट्रेड ऑफ आ गया। जब लोकेशन प्रिसाइजली नोन है तो अनसर्टेन लैम्डा, यानी कि लैम्डा उतना सर्टेन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अगर अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ घट रहा है, कम है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये बढ़ रहा है। यहाँ वाले केस में देखो क्या हुआ, या मैं एक दूसरा वेव बना देता हूँ, इसको हटा करके ऐसा ऐसा ऊपर नीचे किया और ऐसा हो गया। इस केस में देखो अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ ये बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर है। मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा है। और पोजीशन क्या है आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है कि यहाँ पे पोजीशन भाई कितना है, इसी के बीच में वेव लोकेटेड है। तो देखो ये ट्रेड ऑफ होता है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। अभी हम लोग डी ब्रॉय वेवलेंथ, प्लैंक कांस्टेंट एच, वो सब कुछ नहीं जानते हैं। वेव फंक्शन साई एक्स टी वो सब की दुनिया में है ही नहीं। अभी हम लोग 17th-18th सेंचुरी में है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो हमने दिखा दिया कि अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स, इसमें एक रिलेशन है। अगर एक घटेगा यानी कि डेल्टा लैम्डा घटेगा, यानी कि लैम्डा सर्टेन हो रहा है, जैसे कि ये वाला केस में, तो डेल्टा एक्स बढ़ेगा ना। देखो इस केस में क्या हो रहा है, वेवलेंथ आपको अच्छे से पता है। वेवलेंथ अच्छे से पता है तो आपको लोकेशन नहीं पता है। अगर आपने वेवलेंथ को अच्छे से पता कर लिया कि भाई मेरा वेवलेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा वेवलेंथ पता कर लिया है तो पोजीशन नहीं पता होगा तुम्हें। देखो पोजीशन पता ही नहीं है। उसी का उल्टा है यहाँ पे, देखो हमने पोजीशन पता कर लिया कि भाई मेरा वेव जो है वो इसी दो पॉइंट के बीच में है। पोजीशन को हमने प्रिसाइजली पता कर लिया, लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि मुझे वेवलेंथ ही नहीं पता है। यानी कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम लोग घटाएंगे तो अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ ये बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर डेल्टा लैम्डा घटेगा
तो इस डेल्टा एक्स को बढ़ना ही होगा। अगर डेल्टा एक्स घटेगा तो डेल्टा लैम्डा को बढ़ना ही होगा। ये होता है, ये क्लासिकल वेव मैकेनिक्स से होता है। ये चीज़ हाइसेनबर्ग के पैदा होने से 100 साल 200 साल पहले से हो रहा था। क्लासिकल वेव मैकेनिक्स में भी होता है। जहाँ पर भी वेव आएगा अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी, यानी कि अनसर्टेनिटी इज अ वेव फिनोमेना। इसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है? वेव से आ रहा है। तो जब भी आप वेव की बात करोगे, अगर आपने मैटर वेव की बात की तो वो भी वेव है तो शाई क्या है? वेव ही है ना। भले आप इसको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली तो ये वेव इक्वेशन ही है। तो ये जो शाई एक्स टी है ये भी वेव इक्वेशन है। और हमने दिखा दिया कि अगर आप वेव की बात करोगे तो वहां पर अनसर्टेनिटी आएगा ही आएगा। अब डिब्रॉय भाई साहब ने आकर क्या किया? जले पे नमक ये छिड़क दिया कि उसने कहा कि अच्छा यहाँ तो भाई डेल्टा लैम्डा की बात हो रही है, हम बोलते हैं कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होगा। डिब्रॉय ने आकर बोल दिया। अब यहाँ से आप देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है। अब ये डेल्टा लैम्डा क्या बोल रहा है? डेल्टा लैम्डा बोल रहा है कि लैम्डा में अनसर्टेनिटी है, यानी कि लैम्डा मुझे पहले से नहीं पता है। तो अगर लैम्डा में अनसर्टेनिटी होगी तो मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि लैम्डा और मोमेंटम तो इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं ना। देखो लैम्डा और पी ये तो कनेक्टेड है डिब्रॉय के कारण। तो अगर लैम्डा में अनसर्टेनिटी होगी तो मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आएगी। यानी कि ये हुआ कि अगर डेल्टा एक्स को आप घटाओगे, पोजीशन के अनसर्टेनिटी को घटाओगे, तो ऑब्वियसली डेल्टा पी बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो देखो ये चीज़ कहाँ से आया? ये चीज़ आया इस चीज़ से, हर वेव की एक किस्मत होती है कि आप उसका लोकेशन और वेवलेंथ दोनों साइमल्टेनियसली प्रिसाइजली पता नहीं कर सकते हैं। 200 300 400 साल से ये हो रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले से हो रहा है, मॉडर्न फिजिक्स से पहले से हो रहा है कि अगर आपने किसी वेव का लोकेशन प्रिसाइजली पता कर लिया, जैसे कि ये देखो बिल्कुल वेव यहीं पर है, तो लोकेशन अगर पता किया तो वेवलेंथ उतने अच्छे से पता नहीं कर पाओगे, और अगर वेवलेंथ अच्छे से पता किया तो लोकेशन पता नहीं कर पाओगे। और डिब्रॉय ने आकर के जले पे नमक बस ये छिड़क दिया, आग में घी डालने का काम ये किया कि उसने बस ये बोल दिया कि अच्छा ये जो लैम्डा है ये पी से रिलेटेड है, तो अगर लैम्डा में अनसर्टेनिटी होगी तो पी में भी अनसर्टेनिटी होगी। यानी कि अगर आप किसी वेव का पोजीशन प्रिसाइजली जान रहे हैं, लोकेट कर पा रहे हैं, अगर यानी कि अगर लोकेशन प्रिसाइज हो गया तो मोमेंटम उतना प्रिसाइज नहीं होगा, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो ये बेसिक फंडा है कि जो अनसर्टेनिटी आता है ये आता है बिकॉज ऑफ वेव नेचर। जहाँ भी वेव होगा वहाँ अनसर्टेनिटी आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो डिब्रॉय के कारण क्या हुआ? मैटर वेव आया, ये शाई एक्स टी आया। तो अगर आप शाई के साथ काम कर रहे हैं, वेव फंक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना ही पड़ेगा। तो आप ये भी समझिए कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, दिस इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों को समझा दिया जाता है कि भाई अज्यूम कर लो कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप पोजीशन एक्स या मोमेंटम पी को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते हो, ये अज्यूम कर लो कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा ही होता है। तो ध्यान से समझो, Heisenberg uncertainty principle is not an assumption of quantum mechanics, but it is rather a consequence of wave nature. अगर आप वेव के साथ काम कर रहे हो, अगर आप शाई के साथ काम कर रहे हो, शाई एक्स टी के टर्म्स में लिख रहे हो, तो आपको अनसर्टेनिटी का सामना करना ही पड़ेगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा ही आएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा वेव नहीं है जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आज तक बच पाया है। आपको वेव ऑन अ स्ट्रिंग दिख रहा है, उसमें भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। बस होता यह है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो एच क्रॉस है ना बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, लेकिन एटॉमिक स्केल पे ये गदर मचा देता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ओरिजिन होता है वेव फिनोमेना में। आप ये वाला वेव देखो, ये एक स्पाइक की तरह है, तो इसका वेवलेंथ तो आप बता भी नहीं पाओगे ठीक से, लेकिन इसका देखो लोकेशन प्रिसाइजली नोन है, यानी कि डेल्टा एक्स स्मॉल है, लेकिन डेल्टा पी लार्ज है, क्योंकि देखो इसका वेवलेंथ हमें ठीक से नहीं पता। वेवलेंथ हमें ठीक से नहीं पता, यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ ज्यादा होगा। अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा होगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि अगर डेल्टा एक्स स्मॉल हुआ तो डेल्टा पी लार्ज हो गया। इसी का रिवर्स ये वाला सिचुएशन है। इस वाले वेव में देखिए हमें वेवलेंथ कुछ हद तक मालूम है, क्योंकि हमें पता है कि वेवलेंथ इतना है, तो वेवलेंथ हमें पता है, यानी कि वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी कम हुई।
वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी कम हुई, इसका मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम हुई। डेल्टा पी देखो स्मॉल हो गया, डेल्टा पी स्मॉल हो गया तो डेल्टा एक्स लार्ज हो गया। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है जेई एडवांस्ड में कभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इस तरह का 2-3 वेव आपको दे दें और आपसे पूछे कि बताओ तो डेल्टा एक्स किस में ज़्यादा है या किस में कम है, डेल्टा पी किस में ज़्यादा या किस में कम है। तो बेस्ड ऑन दिस क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन एंड बेस्ड ऑन द स्केच ऑफ द वेव फॉर्म आपको पता करना होगा कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की रिलेटिव वैल्यूज डिफरेंट वेव्स में क्या होंगी। अब तक जो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में फैक्ट्स पढ़े हैं, समराइज कर दूं। अनसर्टेनिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एरर इन मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। अनसर्टेनिटी इज नॉट इक्वल टू एरर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल बोथ इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। और तीसरा हमने अभी समझा दिया कि इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वेव फिनोमिना। जहां भी वेव होगा वहां अनसर्टेनिटी को होना ही पड़ेगा। तो अगर आप शाई एक्स टी वेव फंक्शन इसके टर्म्स में काम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आमना सामना करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू लिव विद दिस गाय, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब फोर्थ फैक्ट मैं बताता हूं जो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अनसर्टेनिटी है क्या। अनसर्टेनिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं और आपको पोजीशन आ गया 5 एंगस्ट्रॉन तो आप कह दो कि भाई 5 + 0.01 एंगस्ट्रॉन और 5 - 0.01 एंगस्ट्रॉन इस रेंज में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होगा, यानी कि इतना रेंज में होगा, ये अनसर्टेनिटी है। नहीं, दिस इज एन एरर। ये तो आप एरर बोल रहे हैं ना कि 5 एंगस्ट्रॉन से प्लस इतना या माइनस इतना हो सकता है, तो दिस इज द एरर। अनसर्टेनिटी ये नहीं होता है। अनसर्टेनिटी क्या होता है ये मैंने स्टेटमेंट नंबर 4 में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको समझ लो कि क्या होता है। द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ पोजिशन ओब्लिक मोमेंटम गिव प्रिसाइज आंसर। यही देखो, ये समझने में मुझे 10 साल लग गए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग को समझा दिया जाता है कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा प्राणी है, इसका मोमेंटम पोजीशन क्या मेजर करोगे, इतना इधर उधर दाएं बाएं उछल कूद करता रहता है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि 5 एंगस्ट्रॉन उसका पोजीशन है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण आप ये भी मान लेना कि ये 5 + 0.001 हो जाए या 5 - 0.001 हो जाए, तो ज़्यादा दिल पे मत लेना। मान लो कि भाई अनसर्टेनिटी की दुनिया है तो प्रिसाइज मेजरमेंट आपको नहीं मिलेगा। नो, दिस इज रॉन्ग। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिया है ना, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये फोर्थ वाला, ऊपर वाला तीनों तो मेरा स्टेटमेंट है। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड बुक्स, आई थिंक ग्रिफिथ्स की बुक में है ये शायद। तो ये समझ लो, द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ पोजीशन ओब्लिक मोमेंटम गिव प्रिसाइज आंसर। द अनसर्टेनिटी मीन्स द फैक्ट दैट मेजरमेंट्स ऑन आइडेंटिकल सिस्टम्स डू नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। इस स्टेटमेंट को जिसने समझ लिया वो समझो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मास्टर हो गया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप एक आइडेंटिकल सिस्टम बना रहे हैं, मान लो आपके पास एक डाइस है, उस डाइस को आप थ्रो करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक बार हो सकता है 2 मिल जाए, फिर कभी 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 5 मिल जाए, 4 मिल जाए। इस तरह के आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, जो आपको नंबर मिल रहा है। ऐसा मान लो आपने 10 बिलियन टाइम्स किया, ऑब्जर्वेशंस आ गया, आप इनका मीन निकाल सकते हो एक्स बार, बिल्कुल निकाल सकते हो। मान लो एक्स बार आ गया 3.5, आप इनका स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, वो सब निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं? आप लोग तो सभी स्टैट्स के चैंपियन हो, तो ये क्या होता है? x² का बार माइनस x बार का स्क्वायर, ये होता है ना स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस तरह के 10 बिलियन ऑब्जर्वेशंस लिख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 कुछ कुछ आता रहेगा, उसका मीन निकाल लिया। मान लो मीन आ गया 3.5, मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका आ जाता है, मान लेते हैं 0.1, ठीक है, ये आ गया। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है ना, ये होता है अनसर्टेनिटी, ये है अनसर्टेनिटी। आपने इस तरह के खूब सारे ऑब्जर्वेशंस किए, आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन मिला वो हुआ अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि अगला जब हम लोग डाइस फेंकेंगे तो मेरे पास हो सकता है कि 4.1 से लेकर के 3.9 आ जाए, ये तो कभी नहीं होता है। डाइस में तो नंबर डिस्क्रीट मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। हो सकता है आप डाइस फेंक के देख लो, अगर आपको 4 आया है तो अनसर्टेनिटी के कारण ऐसा थोड़ी होता है कि आप बोलोगे कि नहीं 4 आया तो है, लेकिन ये 4.01 से लेकर के 3.9 के बीच में है, ये तो नहीं कोई कहता है ना। आउटकम क्या होगा डाइस को फेंकने से पहले मुझे नहीं पता है,
ये जो मुझे नहीं पता है ना, ये अनसर्टेनिटी हुआ। लेकिन एक बार जब मैंने डाइस को फेंक दिया तो मुझे प्रिसाइज नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो वहाँ पे देखो प्रिसाइज आंसर मिलेगा। यही चीज़ इलेक्ट्रॉन में, यही चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में भी होता है। मान लो क्वांटम मैकेनिक्स में आपने इस तरह का 10 बिलियन आइडेंटिकल सिस्टम लिया है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है और आप सब में एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। हर बॉक्स में जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं, पूछते हैं कि बेटा तेरा पोजीशन क्या है या मोमेंटम क्या है। तो किसी ने कहा कि मेरा पोजीशन है 1 एंगस्ट्रॉन, किसी ने कहा 4 एंगस्ट्रॉन, किसी ने कहा 10 एंगस्ट्रॉन, किसी ने कह दिया 7 एंगस्ट्रॉन। तो इन सब वैल्यूज़ का आप मीन ले लीजिए, इन सब वैल्यूज़ का आप ये डेल्टा एक्स लीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन लीजिए। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया ना, वो हुआ अनसर्टेनिटी। तो मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया डेल्टा एक्स 0.01 एंगस्ट्रॉन, ये मान लो हो गया। तो ये जो डेल्टा एक्स आया, दिस इज द अनसर्टेनिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी भी बॉक्स में गए और उस बॉक्स का पोजीशन अगर आपने मेजर कर लिया और पोजीशन आ गया 10, तो आप बोलो कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा तो पोजीशन 10 नहीं होगा, तुम 10 प्लस 0.001 कर दो और 10 माइनस 0.001 कर दो। ये नहीं होता है। आपको आंसर जो मिलता है वो प्रिसाइज मिलता है। जिस तरह आप डाइस फेंकते हैं तो आपको पहले से नहीं पता है कि डाइस का क्या आउटकम होगा। तो जो पहले से नहीं पता है ना, एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो नहीं पता है, बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट आई डोंट नो द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। So this ignorance is uncertainty. I don't know ki what will be the outcome. But once I have done the experiment, the outcome will be precise. It will be 3, 2, 6, 5, 4, some precise discrete number from 1 to 6. अगर डाइस का केस है, हम लोगों ने अगर इस तरह 100 आइडेंटिकल सिस्टम्स ले लिए हैं तो हर सिस्टम में कुछ मुझे प्रिसाइज आंसर मिलेगा, 4, 5, 6 मिलेगा। ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है, ये है उन सारे ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डिविएशन डेल्टा एक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। जब भी आपको अनसर्टेनिटी समझना हो ना, तो ये डाइस समझ लो। अनसर्टेनिटी आती है इस बात से कि डाइस फेंकने से पहले आपको नहीं पता है कि आपको 1 आएगा कि 5 आएगा, आपको नहीं पता है कि आप लैडर पकड़ के ऊपर जाओगे या आपको सांप काटेगा और आप नीचे जाओगे। ये अनसर्टेनिटी है। लेकिन एक बार आपने डाइस फेंक दिया तो नंबर फिक्स हो गया ना, 3, 5, 6। जैसे कि आप सभी लोग जेईई एडवांस देने वाले हैं, तो अनसर्टेनिटी ये है कि आपका रैंक 500 आएगा या 1000 आएगा या 10 आएगा या 2 आएगा। ये अनसर्टेनिटी है। लेकिन एक बार आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो रैंक अगर आपका 10 आया है तो 10 ही हुआ ना। कोई तो ये नहीं कहेगा कि अनसर्टेनिटी थी तो इसलिए तुम्हारा रैंक है 10.001 से लेकर के 10.002 के बीच में है। ये तो नहीं चलता है ना। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट आई डोंट नो द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बट वंस यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट द आंसर विल बी प्रिसाइज। अगर एक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, आपने उसका मेजरमेंट कर लिया, आपने उस पर ऑपरेटर लगा दिया, उसके वेव फंक्शन पे मैथमेटिकल जो भी आपको करना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिया, तो जो आंसर मिलेगा वो आंसर प्रिसाइज होगा। उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि आंसर तो आया है 10, लेकिन इसमें 10 प्लस 0.01 कर लो और 10 माइनस 0.01 कर लो। तो इस चीज़ को मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है। 10 साल मुझे लगा इस चीज़ को समझने में, इसलिए मैं बच्चों को बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग बहुत होशियार हों जिनको ये सब कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन मुझे तो हुआ था। काफ़ी दिनों तक मैं जूझता रहा था इस बात से, क्योंकि देखो क्यों मैं जूझता था। एटम्स में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी जो है वो E1 लेवल हो सकता है, E2 लेवल हो सकता है। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी बता दिया जाता है कि जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो एनर्जी के लिए भी होता है। ये भी होता है ना, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H क्रॉस बाई 2। तो एक जगह तो आप बोल रहे हैं कि एनर्जीज क्वांटाइज है, यानी कि एनर्जी का लेवल ये होगा, ये होगा, ये होगा, इन दोनों के बीच का कोई लेवल नहीं होगा। और दूसरी जगह आप बोल रहे हैं कि डेल्टा E भी होता है, यानी कि एनर्जी को आप प्रिसाइजली नहीं पता कर सकते हैं, जो मुझे मिसकंसेप्शन था। क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना कि एनर्जी लेवल देखो E1 है, E2 है, E3 है, इन्हीं 3, 4 या जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है उसी में से कोई एक एनर्जी लेवल होगा। तो दोनों में मुझे एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स लग रहा था, जो मुझे बाद में क्लियर हो गया कि जब भी हम लोग एनर्जी का मेजरमेंट करेंगे तो E1, E2, E3 जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है उसी में से कोई एक मिलेगा। लेकिन होगा ये कि अगर इस तरह का आप 100 आइडेंटिकल सिस्टम रखेंगे तो कभी आपको E3 मिल जाएगा, कभी E2 मिल जाएगा, कभी E1 मिल जाएगा। इन सारे ऑब्जर्वेशंस का जब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो डेल्टा E आएगा ना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन ही अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी एरर नहीं है।
अनसर्टेनिटी ये नहीं बोल रहा है कि आप एटम के इलेक्ट्रॉन का पोजीशन प्रिसाइजली पता नहीं कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी इज नॉट इक्वल टू एरर। अनसर्टेनिटी डज नॉट से कि एक्सपेरिमेंट करने पे आपको प्रिसाइज आंसर नहीं मिलेगा। नो, यू विल गेट अ प्रिसाइज आंसर। ये देखो इम्फैटिक स्टेटमेंट है, ये मेरा नहीं है, एक बहुत ही अच्छे ऑथर का, ग्रिफिथ्स का ये स्टेटमेंट है। अनसर्टेनिटी इस बात से आती है कि अगर आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं तो कभी आंसर 4 आता है, कभी आंसर 10 आता है, कभी आंसर 7 आता है, लेकिन कोई एक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो आंसर प्रिसाइज होता है। अगर 4 मिल गया तो मिल गया, इसमें अब 4 + 0.01 या 4 - 0.01 की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो आई होप कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का राग मैं इतनी देर से अलाप रहा था, आई होप कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को छोड़ करके वापस शाई जो वेव फंक्शन है ना, शाई xt, उसमें आते हैं और देखते हैं कि ये जो शाई xt जो वेव फंक्शन है, जिसको हम लोगों ने इतने जतन से, प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में लाए हैं ताकि ये हमारा काम कर सके। तो देखते हैं कि क्या ये शाई वेव फंक्शन हमारा काम कर सकता है या नहीं।